बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे यह है यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, जिस पे रोज मैं आपको सुनाता हूँ याद शहर नाम के इमेजिनरी काल्पनिक शहर की एक कहानी। आज की कहानी का नाम है धूप का कोना पार्ट 3। शायर और इंतजार, ये दो छोकरे यूं तो बहुत पुराने यार हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इन्हें ज्यादा वक्त तक एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में नहीं बैठना चाहिए। शायर कमजोर दिल होता है, इंतजार बेदर्द होता है। हमारा कमजोर दिल हैंडसम शायर कबीर भी याद शहर में अपने बड़े से घर के छोटे से कमरे में बैठा बैठा इंतजार से बातें करते करते थक गया था। हिना जब उससे आखिरी बार मिली थी अपने कॉन्सर्ट के बाद, तो बोली थी कि वो जल्द ही फोन करेगी, उसे बम्बई बुला लेगी, वो शादी कर लेंगे। पर उस फोन कॉल का इंतजार ऐसा बन गया था जैसे मौत जिंदगी का इंतजार कर रही हो। कबीर को एकदम नहीं पता था कि बम्बई में हिना के साथ क्या भयंकर हादसा घट चुका था। उससे जलने वाली एक और सिंगर ने उसे मिठाई में सिंदूर मिला के दे दिया था और उसकी आवाज चली गई थी। हफ्ते बीत गए, कबीर फिक्र के दलदल में डूब रहा था। क्या हो गया होगा? तबीयत तो ठीक होगी उसकी, उसके माँ बाप ने ज्यादती तो नहीं कर दी होगी कोई। अहमद से फोन मिलवाया, उसे बताया गया कि हिना फोन पे नहीं आ सकती हैं। फिर एक दिन बताया गया कि वो बिजी हैं। फिर एक दिन बताया गया कि इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता, आप क्यों बार बार फोन करके तंग करते हैं। सच था ये, उस नाम की वहां कोई नहीं रहती थी। उस नाम की लड़की तो उस पीर के मजार के सामने याद शहर में रहती थी, जहां वो आखिरी बार अपने शायर से मिली थी। फिक्र कभी कभी झुंझलाहट और गुस्से में बदल जाती थी। क्या हिना इतने हफ्तों में कभी 5 मिनट भी नहीं निकाल पाई कि फोन करके बता दे कि वो खैरियत से है? कबीर की तबीयत बिगड़ने लगी। कभी कॉलेज जाता था, कभी नहीं। मुशायरों में जाने का न्योता आता था तो मना कर देता था। ऐसा लगता था जैसे एक शायर की मौत हो गई थी। एक दिन सब्र का धागा टूट गया। अखबार के 11वें पन्ने पे हिना की फोटो छपी थी, वैसे ही चमक धमक के साथ किसी स्टेज शो में गाना गाते हुए। कबीर का खून खौल गया। इसका मतलब हिना एकदम ठीक थी और फिर भी उसकी जिंदगी से खुद को निकाल चुकी थी। अखबार को फाड़ के फेंक दिया और खुद को वचन दिया कि जितने प्यार से उसे प्यार किया वैसे ही नफरत करेगा, और जिस मकाम का उसे घमंड है उससे भी बड़ा मकाम हासिल करके दिखाएगा। जैसे किसी मछली को पानी से निकाल दिया जाए, जैसे किसी किसान की फसल जला दे कोई, जैसे किसी वैज्ञानिक का बरसों मेहनत के बाद किया गया आविष्कार कोई उससे छीन के ले जाए, ऐसा ही लगता होगा एक गायिका को अगर उसकी आवाज चली जाए। हिना को ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक ज्वालामुखी अभी फट पड़ा था और वो उससे फूटते लावा की नदियों के सीधे रास्ते में खड़ी थी। धधकती दहकती आग अपने बदन पे लपेटे और उफ भी न कर पा रही हो। शादी की उस रात जब उसकी आवाज चली गई थी, तब से 1000 बार उसने मुंह खोल के बोलने की कोशिश की थी, आलाप लेने की कोशिश की थी, चीखने की कोशिश की थी। बस इतनी सी आवाज आती थी जैसे आवाज का कोई खाली कुआं हो और उसकी तह में कोई फावड़ा लेके जोर जोर से खुरच रहा हो। शायद मजबूरी का सबसे आखिरी मकाम होता होगा ये, जब कोई रोना चाहे और रो न सके, एक चीख तक ना निकल पाए। इस पूरे किस्से में हिना के माँ बाप का किरदार बड़ा अजीब, बड़ा जल्लादों जैसा था। हिना को तो ये सिंदूर की कहानी मालूम ही नहीं थी। उसे तो बस इतना पता था कि एक शाम अचानक उसकी जिंदगी से आवाज चली गई। पहले कई दिन तो माँ बाप यकीन करने से इनकार करते रहे कि उनकी बेटी जो कागज पे लिख के उन्हें बताना चाह रही थी वो सच भी था। क्या ड्रामा है ये, उसके पिता उसे अक्सर कहते थे, और फिर उसकी माँ से हिना के सामने ही कहते, ये और कुछ नहीं कर रही है, बस ब्लैकमेल कर रही है। ये बताना चाह रही है कि अगर ये गाएगी नहीं तो हम घुटनों पे आ जाएंगे। ये शायद भूल गई है कि हमने इसके लिए क्या क्या किया है। और वक्त बीता तो उनको लगने लगा कि उनकी बेटी अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी है। लेकिन इस वक्त उनके लिए सबसे जरूरी था कि ये राज उन दोनों के अलावा कहीं और न पहुंचे।
इवेंट ऑर्गेनाइजर्स से उसके पापा आने वाले दर्जनों स्टेज शोज के एडवांस ले चुके थे। जब तक हिना की आवाज ठीक हो तब तक इस झूठ को फैलाया जाना जरूरी था कि सब ठीक था। एक दिन उन्होंने किसी पुराने पत्रकार मित्र से कह के एक न्यूज एजेंसी पे एक पुरानी तस्वीर रिलीज करवा दी जिसमें हिना स्टेज पे गा रही थी। ये वही तस्वीर थी जिसे याद शहर में एक लोकल अखबार में देख के कबीर आग बबूला हो गया था। अखबार में वो तस्वीर देख के हिना अपने कमरे में चली गई थी और दरवाजा बंद कर लिया था। बड़ी देर बाद उसके माँ बाप अचानक चौंक गए। अंदर के कमरे में हिना अपना एक पुराना गीत गा रही थी। भाग के अंदर गए तो देखा हिना जमीन पे बैठी बाल खोले बेतहाशा रो रही थी और उसके बगल में एक म्यूजिक सिस्टम पे उसी का एक पुराना गीत चल रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि गुस्सा अंधा कर देता है, पर कबीर को यह लग रहा था कि गुस्से ने उसकी आंखें खोल दी थी। वो ये मान के बैठा था और सच कहूं तो ये मानने का उसके पास कारण भी था कि हिना ने उसको धोखा दे दिया था। प्यार जता के शादी का वादा करके सितारों से झिलमिलाती अपनी दुनिया में गुम हो गई थी। अहमद ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर कबीर हिना की मोहब्बत में इतना झुलस चुका था कि अब बातों का मरहम उसका इलाज नहीं कर सकता था। एक दिन अहमद उसके घर गया तो मेज पे ट्रेन का एक टिकट रखा था। कबीर ने कहा, मैं कल सुबह बंबई जा रहा हूं। वही ट्रेन पकड़ के जिसमें बैठ के वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई थी। मैंने फिक्स डिपॉजिट तो तोड़ ही लिए थे, अब नेहरू नगर का अपना छोटा सा फ्लैट भी बेच दिया है। याद शहर में अब जी नहीं लगता मेरा, मैं बर्बाद होने जा रहा हूं। ट्रेन का वो 12 घंटे का सफर ऐसे कटा जैसे कई सदियां पैदल चल के पार की हूं। बंबई के वीटी स्टेशन पे उतरा तो लगा कि एक समंदर है और वो एक नौसिखिया तैराक जिसे किसी ने उठा के बीचों बीच फेंक दिया हो। जो सफर वो प्यार में तय करने वाला था वो उसने आज नफरत में तय किया था। एक छोटा सा सूटकेस लेके घंटों सड़क पे टहलता रहा, एक पागल फकीर की तरह, एक भटके मुसाफिर की तरह। न रहने का ठिकाना था न रोजी का। एक दोस्त था जिसके घर कुछ दिन रहा। कबीर उसके बाद नौकरी ढूंढने लगा। कॉलेज के बच्चों को शेक्सपियर और बायरन पढ़ाने वाला सबका चहेता टीचर अब एक स्क्रिप्ट राइटर, लिरिक राइटर, कोई भी काम ढूंढ रहा था। प्यार से नफरत करने वाला शायर जो कभी एक अनोखी लड़की के प्यार में कैद होके रोज प्यार के खूबसूरत शेर लिखने लगा था, वो अब उस शायरी को पेशा बनाने जा रहा था। म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने लगा, प्रोड्यूसरों के ऑफिस के पते मालूम करने लगा, लेकिन एक और पता था जो उसकी जेब में रूलदार कागज पे फाउंटेन पेन से लिखा था, जिसे मोड़ के कभी उसने अपने पर्स में अपने ड्राइविंग लाइसेंस के पन्नों के बीच रख लिया था। हिना का पता, उसकी खोई हुई जिंदगी का पता। उसकी नफरतों ने फैसला किया था कि किसी दिन जब वो किसी लायक बन जाएगा तो उस पते पे कुछ सवाल पूछने जाएगा। वो कागज का टुकड़ा हाथ में लिए अक्सर हाजी अली की दरगाह पे बैठा रहता था। ये जानता नहीं था कि सैकड़ों किलोमीटर दूर याद शहर डिग्री कॉलेज में एक दराज में उसके नाम 16 चिट्ठियां पड़ी थीं जो उसे कभी मिली ही नहीं, जो हिना ने भेजी थीं। तकलीफ प्यार को अक्सर और भी रवां कर देती है, सोने को कुंदन बना देती है। हमने तो यही सुना था कि दूरियां असल में आशिकों की नजदीकियां होती हैं, लेकिन कबीर हिना को अपनी जिंदगी का वो पन्ना मान चुका था जिस पे उसने जानबूझ के भूलने की काली स्याही उड़ेल दी थी। ये अलग बात थी कि उस काली स्याही से मिलके उस पन्ने पे लिखे हर्फ और भी साफ उभर के आ गए थे। इस बीच कबीर की गजलों की डायरी के पन्ने भी फिल्म इंडस्ट्री के कई नामचीन लोगों को पसंद आने लग गए थे। बांद्रा के इलाके में जहां हिना एक अस्पताल में अपने गले का इलाज कराने जाती थी, उससे कुछ ही किलोमीटर दूर एक म्यूजिक डायरेक्टर के ऑफिस में एक दिन कबीर की गजल उसके पहले फिल्मी गाने के रूप में चुन ली गई। मेरी गली में आकर मेरा हाल पूछ लेना, हर रोज मुस्कुरा कर मेरा हाल पूछ लेना। किस्मत का फेर तो देखिए, ये वही गजल थी जो याद शहर के मछली मोहल्ले में गली नंबर 27/11 में एक बड़े से मकान के एक छोटे से कमरे में बैठ के एक पागल आशिक, एक हुनरमंद शायर ने अपनी माशूका के लिए लिखी थी। कबीर उस दिन देर रात तक मरीन ड्राइव पे समंदर के किनारे रोशनी से जगमगाते शहर को अकेला बैठा देखता रहा।
उसे नहीं मालूम था कि इन झिलमिलाती, जगमगाती, चमचमाती रोशनियों के जंगल में कहीं दूर एक छोर पे गहरे अंधेरों में लिपटा एक खामोश दर्द भरा कमरा था जो एक धूप के कोने की राह देखते देखते हमेशा के लिए खामोश हो गया था। ये साल शायद हिना की जिंदगी का सबसे बुरा साल था। न जाने कितने डॉक्टरों के लिए वो एक नुमाइश, एक अजायब घर बन गई थी। डॉक्टरों की दवाओं का कोई असर होता दिख नहीं रहा था और शायद अब हिना भी उम्मीद और नाउम्मीदी की जंग में उम्मीद का साथ छोड़ चुकी थी। माँ बाप में भी झगड़े होने लग गए थे। कभी कभी याद शहर जाने की बात भी चल पड़ती थी, लेकिन फिर उन्हें यह लगता था कि अब क्या मुंह लेके वहां वापस जाएंगे। ऐसे में एक दिन हिना एक डॉक्टर की क्लिनिक में बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि सामने टेबल पे रखे टीवी पे एक नई फिल्म का एक नया गीत बजने लगा। मेरी गली में आकर मेरा हाल पूछ लेना, हर रोज मुस्कुरा कर मेरा हाल पूछ लेना। हिना की आंखें छलक पड़ी। उसने शर्मा के नजरें हटा ली। एक सेकंड में सब समझ गई। सामने फर्श पे थोड़ी सी खुली खिड़की से छन के जमीन पे एक धूप का कोना बन गया था। मेरी गली में कबीर का पहला गाना हिट हो गया था। हर काउंटडाउन में चल रहा था, हर टीवी चैनल पे दिख रहा था, हर बाथरूम, हर गाड़ी, हर नुक्कड़ पे गुनगुनाया जा रहा था। पर इस सबसे कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी गजल किसी को बेचने नहीं आया था। लाखों अनजाने चेहरों के शहर में वो गजल सिर्फ एक जाने पहचाने चेहरे को सुनाने के लिए आया था। कबीर ने खुद को यकीन दिला दिया था कि वो हिना से नफरत करता था, लेकिन शायद उसके प्यार ने कभी इस यकीन पे यकीन ही नहीं किया था। यह गजल शायद एक संदेशा थी जो भीड़ में गुम हिना के नाम उसने भेजा था, या शायद वही सच था जो कबीर खुद से कहता था कि वो हिना को भूल चुका था, उससे नफरत करता था। उसने याद शहर छोड़ते वक्त खुद से वादा किया था कि अगर ये हिना का गुरूर था जिसने उसे कबीर से दूर किया था, तो वो उस गुरूर को तोड़ देगा। जब उसका मकाम हिना से ऊंचा होगा, तब वो उसके दरवाजे पे जाएगा और पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। आज उस दरवाजे पे जाने का वक्त आ गया था। हाजी अली की दरगाह के सामने समंदर के किनारे सड़क पे खड़े होकर उसने अपने पर्स से ड्राइविंग लाइसेंस के पन्नों के बीच मुड़ा हुआ रखा एक रूलदार कागज पे फाउंटेन पेन से लिखा वो पता निकाला जो उसके आने का कब से इंतजार कर रहा था। कबीर ने एक टैक्सी पकड़ी और अपनी खोई हुई जिंदगी के पल्ले में चल दिया। ट्रैफिक के शोर भरे रास्तों से, फिल्म स्टारों के बंगलों के सामने से, संकरे बाजारों से होता हुआ वो खिड़की से बाहर देख रहा था तो सामने माया की नगरी बंबई नहीं थी, उसकी आंखों के सामने याद शहर था। सिविल लाइंस के पास वाला परेड ग्राउंड था जहां एक आलीशान स्टेज सजा था और स्टेज के पीछे एक ग्रीन रूम में एक नाराज शायर एक खूबसूरत लड़की से पूछ रहा था कि तुम कौन हो। उसकी आंखों के सामने मछली मोहल्ले में गली नंबर 24/11 में एक बड़े से मकान के एक छोटे से कमरे के बाहर चांदनी में धुली एक बैल्कनी थी जहां खड़े होके वो हिना का पहला खत पढ़ रहा था। 15वीं मंजिल में वो लिफ्ट से बाहर निकला। हिना का दरवाजा खटखटाया। नौकर ने खोला, बोला, साहब मेम साहब नहीं है, आप कहां से आए? कबीर ने कहा, याद शहर से। नौकर ये कहते हुए अंदर चला गया। कोई याद शहर से आया है? कबीर इधर उधर देखने लग गया। नजर उठाई तो सामने हिना खड़ी थी। अगर ये अच्छा वक्त होता तो दौड़ के कबीर और हिना ने एक दूसरे को गले से लगा लिया होता, पर यह अच्छा वक्त नहीं था। दो पुराने प्रेमी आंखों में सैकड़ों सवाल लेके एक दूसरे से मिल रहे थे। हिना ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर आवाज नहीं निकली। फिर कोशिश की। शायद सोच रही थी कि उसकी अंधेरी जिंदगी में उसका धूप का कोना वापस आ गया था, तो अब अपने आप सब जादू से ठीक हो जाएगा। हिना रोती हुई कबीर से लिपट गई और एक पल में कबीर का सारा गुस्सा, नाराजगी, सवाल, दूरियां सब जलते मोम की तरह पिघल गए। हिना लगातार कुछ बोलना चाह रही थी, सैकड़ों चीजें बताना चाह रही थी, पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। बस आंखों से दर्द बह रहा था। कबीर ने हाथ पकड़ के उसे सोफे पे बिठाया। हिना ने सामने रखा एक सफेद लेटर पैड अपनी ओर खींचा और अपनी कहानी बताने लगी।
आंसुओं में भीगी आंखों से कबीर उसे और लेटर पैड को बेबसी में देख रहा था। हिना जल्दी जल्दी उसे सारी बातें बता देना चाहती थी। उसके माँ बाप कभी भी आ सकते थे। हिना ने कबीर से वादा किया था कि कभी बारिश में भीगी छत पे बैठ के वो एक साथ कबीर के लिखे हुए शेर पढ़ेंगे, एक साथ हंसेंगे। ये वो शाम नहीं थी, पर शायद इसमें उस शाम से भी ज्यादा प्यार की गहराई थी। थोड़ी देर के बाद कबीर हिना से कुछ कागज के पन्ने लेके चला गया। कुछ वक्त बाद हिना के माँ बाप घर आ गए। कुछ सफेद लेटर पैड के पन्ने मेज पे थे जो हटाना भूल गई थी। उसके माँ बाप ने पन्ने उठाए और पढ़ने लगे। कुछ ही पलों में सारी कहानी समझ गए। चीख पुकार मच गई। एक बार फिर ये घर जल्लादों का घर बनने जा रहा था। शायद हाथ उठने ही वाला था कि दरवाजे पे घंटी बजी। हिना के पापा ने दरवाजा खोला तो सामने एक महिला पुलिस ऑफिसर खड़ी थी। उसके हाथ में हिना के हाथों लिखी हुई, कबीर के हाथों पहुंचाई हुई एक कंप्लेंट थी। उसने कहा, आपकी बेटी ने कंप्लेंट किया है कि आप उसे मारते पीटते हैं। हिना के माँ बाप एक कोने में दुबक के बैठ गए। आधे घंटे बाद उन्हें एक वार्निंग देने और सुबह पुलिस स्टेशन आने का ऑर्डर देने के बाद ऑफिसर चली गई। हिना उठी और उसने कागज में 4-5 लाइनें लिखी। पापा, मैं जा रही हूं कबीर के साथ। मुझे अपनी आवाज वापस मिल गई है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे सिर्फ अपनी जिंदगी लेके जा रही हूं। हिना बाहर निकली, बिल्डिंग के नीचे पहुंची जहां कबीर उसका इंतजार कर रहा था। दोनों एक टैक्सी में बैठे। कबीर ने कहा, रेलवे स्टेशन चलिए। कबीर ने अपनी घड़ी देखी। यार्ड शहर की ट्रेन 2 घंटे में छूटने वाली थी। चल चले अपने घर है मेरे हम सफर। बस इतनी सी थी ये कहानी।